इंसाफ न्यूज ऑनलाइन पे आपका बहुत का शुक्रिया कि आज जो 5 रियासतों में जो रिजल्ट आए हैं उसमें आसाम और बंगाल में, तो आसाम में पहले से बीजेपी थी और बंगाल में एक बड़ा उलटफेर हुआ है कि बीजेपी बड़ी ताकत बनकर उभरी, जिसका यहाँ पर किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन साउथ इंडिया को लेकर बीजेपी बहुत ज्यादा उत्सुक थी और बीजेपी को उम्मीद थी कि केरला में भी और तमिलनाडु में भी कोई अच्छा बेहतर काम करेगी। लेकिन जो रिजल्ट हमारे सामने है उसमें बीजेपी तमिलनाडु में सिर्फ 2 सीट पे, केरला में 2 सीटों पे और तमिलनाडु में 1 सीट पे आगे जा रही है। उसमें भी जीत का जो मार्जिन है केरला में वो बहुत कम है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स क्या है कि बीजेपी आज तक 12-13 साल हो गया बीजेपी को सेंटर में हुकूमत भी है, पूरी ताकत भी लगा दिया है, उसके बावजूद बीजेपी साउथ इंडिया को जीत नहीं पा रही है। लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस ने तो केरला जीत लिया है, लेकिन तमिलनाडु में के जो रिजल्ट आए हैं वो हैरान कर देने वाले ये हैं कि वहां पे डीएमके के बारे में कहा जा रहा था कि वापसी करेंगे। खुद हमारे मुश्ताक साहब दिन में भी बोल रहे थे कि नहीं वापसी होगी, हर हाल में वापसी होगी। लेकिन अब मंजरनामा साफ हो गया कि विजय जो है एक बड़ी अक्सरियत 110 सीट बनकर ताकत के साथ इक़्तिदार में वापस कर रहे हैं। आज हम अपने मेहमानों से इसी मौजू पर बात करेंगे कि आखिर साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स में ऐसा क्या है कि बीजेपी वहां नहीं पहुंच पा रही है और केरला में कांग्रेस की वापसी के क्या फैक्टर थे। हमारे साथ केरला से जुड़ रहे हैं यासिर इला थुटी साहब और मुश्ताक साहब तमिलनाडु से, और तमिलनाडु से ही इम्तियाज साहब जुड़ रहे हैं। आप सबका इंसाफ न्यूज ऑनलाइन में खैर मकदम है। यासिर साहब पहले आपसे ही शुरू करते हैं कि चूंकि वहां पे कांग्रेस अब तक 63 सीट जीत चुकी है और इंडियन मुस्लिम लीग भी एक 27 सीट में से 23 सीट जीती है, और नॉर्थ केरला जो बीजेपी इसका सीपीआईएम नगर था वो भी थोड़ा ढह गया है। आखिर क्या जीत के पीछे फैक्टर क्या है? सबसे पहले शुक्रिया। मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले केरला कभी भी आरएसएस का और बीजेपी का सियासी एजेंडा के लिए कभी पक नहीं गया है। वो केरला के लोग खासतौर से जो एजुकेशन का तो वही एजुकेशन ये केरला में नफरत वाले पॉलिटिक्स, हेट्रेड का जो पॉलिटिक्स है उसको कभी एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है। अभी भी आप देखिए, अभी जो चल रहा है, है 101 यूडीएफ के हाथ में चल रहा है और 27 उसके खाते में है यूडीएफ के बारे में, और वो दिख रहा है एनडीए का। ये जो इंडिया का दिख रहा है उसमें से एक तो जीत चुका है कोल्लम, लेकिन अभी प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी राजीव चंद्रशेखर इसका अभी चल रहा है 3,590 में वो आगे है। लेकिन 4 राउंड अभी बाकी है जिसमें हो सकता है कि आखिर तक वो हार जाएगा। इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी है और उनका अपना डिस्ट्रिक्ट है, लोग उनको बहुत करीब से जानते हैं। उसके बावजूद भी आरएसएस का जो एजेंडा है, जो पीवीसी पॉलिटिक्स का जो एजेंडा है, हेट्रेड का जो स्लोगन्स है, उसको केरला में कभी भी एक तरफ से सोचने का और एक्सेप्ट करने का कभी केरला तैयार नहीं हुआ। अभी जो जीता है तमिलनाडु जो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में है, उसमें अगर आप देखा जाए तो ये 3,000 कुछ वोट का 4,000 कुछ तकरीबन वोट में वो, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूंसी में इस बार तकरीबन 10,000 से ज्यादा वोट सीपीएम का कम है, एलडीएफ का कम है। तो ये माना जा सकता है कि वहाँ कोई हिडन डील्स की वजह से ये जीता है और उसका अपने कोशिश से और केरला के लोगों का बीजेपी का एक्सेप्टेंस की वजह से इतना अभी मैं कहना चाहता हूँ।
हूँ। जी जी। अच्छा, मैं आपसे और सवाल पूछूंगा इससे पहले कि तमिलनाडु पे जाऊं। आज मैं अभी, चूंकि मैं दावत अखबार, जो हमारा जवाहर इस्लामी का अखबार है, उर्दू पेपर दावत वीकली, उसका मैं कवर स्टोरी लिखता हूँ। तो मैं आज मुझे उसी मौजूद पर कवर स्टोरी लिखना है। तो मैं सर्च कर रहा था कि आखिर केरला में ऐसा क्या हुआ। तो मुझे एक बात जो सबसे अहम फैक्टर जो समझ में आ रही है, तो वो ये है कि CPIM खुद पेनाराई जो पॉलिटिक्स है एंटी मुस्लिम रही है, एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स रही है। तो क्या वाकईतन पेनाराई की एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स ने CPM को डुबा दिया है? इसमें क्या है कि इनके जो दो टाइम्स का शासन था उसका, पिनराई विजयन का 10 years दो टाइम हो गया 2014 से 2021 तक, पहले 5 साल और दूसरा 5 साल 2021 से 26 तक। तो हुआ क्या है कि पहले जो टर्म था उसमें उनका अपना जो रवैया था, उनका जो अप्रोचेस था मुस्लिम्स, वो उतना ज्यादा नफरत वाला नहीं था और आइसोलेशन वाला नहीं था, जो मुस्लिम आप कह सकते हैं था। लेकिन सेकंड टर्म में जब वो शासन में आया तो उनके समझ में आया कि मुसलमान जो है को अगर ज्यादा फेवर करेंगे या कंसिडर करेंगे तो हिंदू वोट उसका हाथ से निकल जाएगा। ये अंदेशा में उन्होंने काफी काम ऐसा किया जिसमें से बहुत से जो उनका अपना जो अप्रोच था वो मुसलमानों के खिलाफ रहा। फॉर एग्जाम्पल NIS जो एजुकेशन पूरा देश पर चलाया था, उसमें काफी केसेस मुसलमानों के खिलाफ रजिस्टर किया हुआ था। तो उनका एक वादा था कि ये पूरा केसेस जो है विड्रॉ किया जाएगा और मुसलमानों के खिलाफ कोई रवैया नहीं होगा। लेकिन अभी तक 2020 में शासन में आने से अभी 5 साल ये जो वादा पूरा नहीं किया। एक तो ये हुआ। एक दूसरा जो है कुछ ऐसे फैक्शंस हैं जो मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं, उनको इन्होंने काफी सपोर्ट किया। हिंदू साइड से जो जिसको कह सकते हैं कि RSS का साइड करने वाले सपोर्ट करने वाले जो हिंदू फैक्शंस हैं, जो कम्युनल पॉलिटिक्स की बात करने वाले हैं, उनको सपोर्ट करने वाले हैं, और उनका जो भी बातें हैं उनका कोशिश किया और उनका अपना टीम भी किया। ये भी मुसलमानों के अंदर एक बहुत ज्यादा नफरत उनके खिलाफ पैदा करने का मौका हुआ। अब देखे जाएं तो मलप्पुरम जिसमें मुसलमानों अक्सरियत में है, मालदा मुसलमान अक्सरियत तो इस डिस्ट्रिक्ट में 16 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। 16 से 16 UDF का LDF को या कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं मिला। उस तरह दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट मुसलमानों का आबादी यहाँ अक्सरियत में है और कालीकट डिस्ट्रिक्ट जिसको कालीकट में भी अभी 13 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बस एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें लोग जीता है, बाकी सब UDF का खाता में चला गया। इस तरह वायनाड डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से प्रियंका गांधी और मुसलमानों की अक्सरियत ज्यादा है। ये चारों से एक तरफ कह दिया जाए तो पूरा खाते में चला गया। एक आध सोच के तो मुसलमानों के खिलाफ जितना भी
ऑप्शन थे पीएमसी का जो प्रोग्राम है जिसमें करना था फोर्स बीजेपी को रेडी है, तो इन्होंने सर्कल कर लिया और ये तो पूरा सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, बल्कि सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। तो ये तो एक वजह हुआ। दूसरा जो है जितना भी ऑप्शंस कभी भी मिला वो जमात इस्लामी को सबसे ज्यादा दुश्मन बना करके सामने रखा और कहा कि यूडीएफ के पीछे जमात इस्लामी है, यूडीएफ के पीछे जमात इस्लामी है। ये कहने का मकसद ये था कि यूडीएफ का पीछे मुसलमान, तो मुसलमानों के खिलाफ हिंदू हमारा सपोर्ट करने का ये उनका अपना स्लोगन। जमात इस्लामी को सामने रख के मुसलमानों के खिलाफ तो ये सब बातें। जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। मैं इससे पहले मैं तमिलनाडु जाता हूँ। मुश्ताक साहब का आज का जो रिजल्ट है, सुबह में मेरी बात हुई जब मैं आपको बताया कि विजय 100 सीट क्रॉस करने जा रहा था। आपने हैरानी, आप शायद टीवी नहीं देख रहे थे, आप हैरानी का इजहार करते कि ऐसा हो नहीं सकता है। क्या ये नई सुध का है? बोलते हैं कि न्यूज मॉर्निंग है आसाम की पॉलिटिक्स में, क्योंकि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स है। 50 साल से तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में द्रविडियन की सियासत रही है, डीएमके एआईएमडीएमके रही है। अब अचानक विजय, जिनको एग्जिट पोल में भी नहीं दिखलाया गया था कि 40 सीट जीतेंगे, लेकिन कल मैंने देख रहा था कि एग्जिट पोल वाले भी अपनी एग्जिट बदल रहे थे, उसमें विजय को आगे दिखा रहे थे। ऐसा क्या हुआ कि विजय पे स्टालिन नंबर 3 पे चले गए और विजय जो है एक नई सुध बनकर तमिलनाडु के लिए उभर कर आए सामने? आप आवाज ये खोल लीजिए, ये क्या नाम है, आपने जी मोहतरम जी। जहाँ तक तमिलनाडु का सवाल है, यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री से जो वाबस्ता अफराद का पहले से यहाँ के पॉलिटिक्स, चाहे वो करुणानिधि का ताल्लुक पुराने हमारे चीफ मिनिस्टर करुणानिधि हो या उनके सीनियर अन्ना दोरती हो या एमजीआर जो जयललिता, इन सब का ताल्लुक किसी न किसी हद तक फिल्म इंडस्ट्री से रहा है। तो यहाँ के लोगों में हीरो वर्शिप कुछ ज्यादा ही पाया जाता है यहाँ के लोगों तो नफसियात था। तो फिर वही हिसाब से अगर हम देखें तो ये कोई ब्रॉडर सिनेरियो में कोई ताजुब की बात नहीं है, लेकिन जैसा कि एक्सपेक्टेशन थे कि डीएमके का परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छा रहा और असलियतों और पसमानदा अफराद वगैरह के लिए उसने बहुत अच्छे काम किए। औरतों के लिए उसके जो स्कीम्स थे वो भी रीच हो रहे थे बराबर, तो उनको अब तक देखा जाए सोचा जा रहा था और सोचा जा रहा था कि शायद इस बार डीएमके वापस, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विजय साहब जो है सवार आगे बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ के जो पॉलिटिकल पंडित हैं उनके जहन में भी बात ऐसी नहीं थी कि शायद यही सब कुछ हो जाए, लेकिन जो नई जनरेशन के जो इंडस्ट्री वगैरह से वाबस्ता उन लोगों को पहले ही कुछ लोग कर रहे थे कि ये जो नए जनरेशन के लोग हैं शायद लोग उनकी तरह से के बस में आ सके नहीं और उनका वोट जो है विजय की तरफ और विजय का जो स्ट्रेटेजी रहा है वो भी बहुत कामयाब रहा है। उन्होंने पहले जो है नई नस्ल की तरफ सोशल मीडिया का एक कामयाब इस्तेमाल और साथ ही उसके बाद सियासी तौर पर ऐसे अफराद को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की जो किसी पार्टियों में पोजीशन वहाँ पर उनके कदम में हो रही थी, उन्होंने अपने किया और फिर उनको अपने पार्टी में एडजस्ट किया
फिर इसके बाद में जो है वो बड़े वादे करते हैं, ऐसा ही इन्होंने वादे अखिलेश के हवाले से भी वादे किए और नए जनरेशन के लिए और खासकर जब अभी उनका केस चल रहा है के हवाले से, तो गुज़िश्ता महीना जो दिल्ली जाकर आए रहे थे, तो जब दिल्ली गए तब वो लोगों में बहुत सोशल मीडिया में और मीडिया में फैल गई थी वो बीजेपी के साथ अलायंस करने वाले तो शायद वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते पर राजी हो गई या लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए राजी हो गई और उसको ये बात रखकर नया अलायंस होने वाला। लेकिन जैसे ही वो वापस आए उन्होंने इसको पूरी तरह से नकार और कहा कि किसी भी हालत में हम लोग जो है बीजेपी के साथ नहीं जाने वाला। तो शायद ये पार्टी सेक्युलर जो तजब्जुब में मुबतला थे इस तरफ जाए तो उनके क्लियर मैसेज जो है कि ये बंदा जो है बीजेपी जाने वाला खासकर साउथ इंडिया में हमारे तमिलनाडु में बीजेपी के बाहर स्टेट की देखा जाता है, लेकिन बीजेपी जो है ना बीजेपी जो हैसियत है वो मुकामी हैसियत है। तो फिर वो बीजेपी वाले नहीं करना उनके लिए बहुत पॉइंट हो गया और उनकी जीत के लिए ये भी एक फायदेमंद रहा है जीत के लिए समझिए। पोजीशन जो है वाज़ेह नहीं है कि वो मुकम्मल अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने की पोजीशन में आएंगे या नहीं, और डीएम के लिए जो है सेकंड पोजीशन में आ गई है, पोजीशन में ट्रेंड आ रहा है। तो इसमें अगर देखें तो पता चलता है कि डीएम पर आगे चल रहा है और बीजेपी पार्टी के 105 सीटों पर और डीएम के 50 सीटों पर आगे चल रही है। यहाँ पर बीजेपी जो है तकरीबन 9 के बराबर 1 पॉइंट से भी कम वोट लेकर कुछ परफॉर्मेंस दे रही है। तो अभी पिक्चर वाज़ेह नहीं है, शाम तक मुकम्मल पिक्चर वाज़ेह हो जाएगी। हुकूमत किसकी बनेगी अहमद असम्बली रहेगी तो फिर वो गठजोड़ होगा तो किस किस्म का गठजोड़ होगा, तो किस के साथ गठजोड़ करेंगे या कांग्रेस और दूसरी छोटी मोटी पार्टी देंगे या कौन सी पार्टियां उनको सपोर्ट देगी, अभी कुछ खबर लेकिन इतना तो है कि वो मेजॉरिटी में नहीं आ रहा। जी इम्तियाज साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं विजय के बहुत सारे वीडियोस को देखा हूँ। एक वीडियो में वो बोलते हैं कि असली जो कांग्रेस है वो हमारे साथ है और तमिलनाडु की जो कांग्रेस है वो स्टालिन के साथ है, लेकिन कांग्रेस की जो असल कांग्रेस है वो हमारे साथ। एक और रैली में वो बोलते हैं कि मैं नजरियाती तौर पर बीजेपी के खिलाफ हूँ और काम के तौर पे मतलब जो वर्किंग स्टाइल है मैं डीएमके और एआईएडीएमके के खिलाफ हूँ। अब मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस 4 सीट ला रही है, 2 सीट सीपीआईएम ला रही है, 1 सीट मुस्लिम लीग ला रही है। अगर ये छोटी जो जमातें हैं जैसे कांग्रेस की 4 सीट, सीपीएम की 4 सीट और मुस्लिम लीग की 1 सीट, तो इस तरह से ये 8-10 सीट हो जाती है। एक नई सीट इनको कम हो रहा है। क्या ये इसका पॉसिबल है कि कांग्रेस जो है विजय के साथ खड़ी हो जाए? ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक जमाने में दिल्ली की पॉलिटिक्स में ये बहुत मशहूर था कि विजय और राहुल गांधी की बड़ी पक्की दोस्ती है, और एक जमाने में ये भी कहा जाता था कि विजय कांग्रेस में आने वाले हैं, जो हो नहीं पाया। तो ऐसा लगता है क्या? जी इम्तियाज साहब। जब से आवाज आ रही है? जी आ रहे हैं बोलो। जी आवाज आ रही है। जी इम्तियाज साहब बोलिए। हाँ जी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है।
हाँ जी। विजय जो है जब से सियासत में कदम रखा है उन्होंने 2024 में उन्होंने जो है सियासत ज्वाइन की है, तो जब से उनका कहने का लहजा है और वो जिनके खिलाफ भी कहते हैं वो सिर्फ डीएमके और एडीएम के खिलाफ कहते आ रहे हैं, ना बीजेपी के खिलाफ ना कांग्रेस के खिलाफ अब तक कहा है, ना आज तक भी उन्होंने जो है उनके खिलाफ में कोई बात नहीं कही है और ना उनके साथ कोई गठबंधन के ताल्लुक से बात की। मगर तमिलनाडु की सियासत में ये पहले से अक्सर आबाद कहते आ रहे हैं कि जो है विजय जो है बीजेपी की बीजेपी से जुड़े हुए हैं और अंदरूनी तरीके से जो है पूरी तरह से बेसपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं। और यहाँ की सियासत में खासकर नौजवानों आवाज आ रही जी जी आवाज आ रही है। यहाँ के खासकर नौजवानों और तबके के जितने भी अहबाब हैं उन्होंने जो है पिछले 3-4 सालों में अपनी फिल्मों के जरिए उनके जहन चादी कर उनकी जितने भी फिल्में आई हैं सबमें जो है उन्होंने जो है किस तरह से हुकूमत करनी चाहिए, किस तरह से खिदमत को करना चाहते हैं, ऐसे कई स्क्रिप्ट्स जो है उन्होंने अभी वो जननायकन के नाम से और उसे रिलीज होने से पहले ही जो है निकल किया गया और अवाम में उसे जो है पेश करना चाहते थे, ऐसा कहते हुए कि जो है पेश करना नहीं चाहता था लेकिन उसे बाहर लाया गया है। तो उसमें जो है सियासत से जुड़े हुए स्क्रिप्ट विजय का मंचा पहले से ही ऐसा बनाया गया है तमिलनाडु के द्राविड़न पार्टियों को हटाकर नई पार्टी को लाना है, नए देश को लाना है और यहाँ पर जो है पहले से कई मर्तबा बीजेपी अपनी कोशिश के बावजूद नाकामी रही, अपने कदम नहीं जमा तो उन्होंने जो है यहाँ के पहले से जो सियासत में लोगों को रखकर कुछ ना कर सके तो नए पेज को लाकर ऐसा एक्टर जो है नौजवानों के जहन में है, नौजवान जहन शादी कर सकता है और जो है खवातीन जो है उस पर फिल्मों देखते तो ऐसे शख्स को लाकर जो है उन्होंने सियासत में लाया और सियासत अब करीब 111 सीट जो है तो रहे वो 111 सिर्फ 8 सीट कम है वो हुकूमत बना, अगर 118 सीट ले लेते तो जो है वो हुकूमत बना सकते। अब इसमें है सिर्फ 8 सीट का मसला, जैसा आप कह रहे हैं जो है कांग्रेस और सीपीएम और आईयूएमएल पूरे भी जो है डीएमके से जुड़े हुए तो ये लोग अलग से जाकर विजय के साथ जुड़ेंगे, हुकूमत बनाने के लिए साथ देंगे, ये थोड़ा दुश्वार हो रहा है। कांग्रेस में दो तबके है, जो कांग्रेस के साथ है वो अलग है और यहाँ पर जो है वो अलग है। इसमें कांग्रेस में पहले से जो है कई शाखें निकली हुई हैं, उसके बावजूद कौन कांग्रेस की वजह से कौन हुकूमत बनाने के साथ देंगे आगे ही पता चलेगा, क्योंकि जो है अभी डीएमके भी जुड़ सकते, सिर्फ 8 सीट चाहिए तो डीएमके सिर्फ 8 सीट के साथ हुकूमत बनाने का मंसूबा हो भी सकता है, क्योंकि जो है कहा जाता है एडीएमके और जेडीयू पार्टी जो है दोनों बीजेपी के ही अंडर में है, उन्हीं के जो है अंदरूनी तरीके से साथ किया जा रहा है। तो जो है ऐसे भी हो सकता है ना, दोनों को मिलाकर जो है डीएमके और टीडीपी जो है मिलकर हुकूमत बना सकते हैं और डीएमके से जुड़े हुए पार्टी तकरीबन 31 पार्टी हुई उनके साथ और उसमें से कांग्रेस और ये आकर ढूंढना थोड़ा नहीं, आप कहना चाह रहे हैं कि डीएमके और अन्ना डीएमके, कांग्रेस, सीपीआईएम ये लोग एक हो सकते हैं अपनी पुलिस बचाने के लिए, पुलिस बचाने ये अन्ना डीएमके जो रवायती तौर पे जो खिलाफ है वो एक हो सकते हैं, आप कहना ही चाह रहे हैं? जी इम्तियाज साहब। जी जनाब। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि क्या डीएमके, अन्ना डीएमके और
जो सीपीआईएम सीपीएम है या फिर कांग्रेस, ये लोग एक हो जाएंगे ताकि द्रविड़ पॉलिटिक्स को बचाया जा सके? ऐसा मुमकिन है, पॉसिबल है हाँ, क्या? नहीं, ये डीएमके और टीवी के जो है तमिलनाडु विक्ट्री कजगम जो नई पार्टी अभी बनी हुई है, वो अब 111 सीट ले लिए, सिर्फ 18 सीट का मसला है। तो उसके साथ में एडीएमके जुड़ सकते हैं, एडीएमके को जोड़ा जा सकता है, उसके लिए कोशिश मरकजी हुकूमत से हो सकती है, ऐसा यहाँ का कहना है। जी जी जी। अच्छा, मैं अब दोबारा आता हूँ यासिर साहब, आपसे का आखिरी सवाल मेरा रह गया है कि ये कहा जा रहा था कि केरला में बीजेपी ने ईसाई वोटर्स में अच्छी खासी जगह बनाई है ईसाई वोटर, लेकिन जो हम रिजल्ट देख रहे हैं, रिजल्ट में ईसाई वोटर कांग्रेस की तरफ चला गया। हत्या कि एक सीट में नाम भूल रहा हूँ, उस सीट पे मुस्लिम मेजोरिटी वाली सीट है, लेकिन वहां से कांग्रेस का ईसाई कैंडिडेट जीतने की पोजीशन में था। नाम भूल रहा हूँ, सीट मलप्पुरम की कुछ सीट है जो जहां पर ईसाई कैंडिडेट जीता है कांग्रेस का। तो आखिर क्या वजह थी कि केरला के जो ईसाई जो धीरे धीरे चले गए थे बीजेपी की तरफ चले गए थे, फिर एक कांग्रेस की तरफ लौट आए, उसके पीछे वजह क्या है, बड़ी वजह? मेरी आवाज सुनाई दे रही ना? जी जी जी, आवाज ठीक है ना? क्लियर है ना? जी जी जी। देखिए, केरला में कुछ साल से क्रिश्चियंस के बीच रहा है, ईसाई के बीच में चल रहा है, शायद आप नाम सुने होंगे कि वो एक क्रिश्चियन कम्युनिटी है, लेकिन वो आरएसएस के साथ जोड़ के बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा केरला के अंदर लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए एक खास ग्रोह है जिसको कैसा कहते हैं। क्रिश्चियंस का जो अक्सर जो पकड़ है वो एक तो त्रिशूर है, एर्नाकुलम है, कोट्टयम है, पत्तनमथिट्टा है। इस तरह के जो डिस्ट्रिक्ट्स है जो मिडिल के सेंट्रल केरला और साउथ केरला जिसको माना जा सकते हैं, उसमें काफी एक तो क्रिश्चियंस को बीजेपी का साथ जोड़ने के लिए, आरएसएस का एजेंडा लागू करने के लिए कोशिश करने, एक एजेंडा उसका था कैसा का। दूसरा, मुसलमान और क्रिश्चियंस के बीच में नफरत पैदा करने के लिए उनका एजेंडा था। ये दोनों बहुत ही कामयाबी के साथ कोशिश में वो रहे, लेकिन पॉलिटिकली अभी आप देखा जाए जो नतीजा निकला है वो हमें ये कहता है कि ये एजेंडा सक्सेस नहीं हुआ है, फेल हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एर्नाकुलम में जितना भी सीट से सबके सब सीट में यूडीएफ जीता है। जैसे मलप्पुरम में स्वीप है, वैसा एर्नाकुलम में भी स्वीप है। और कोट्टयम दूसरा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ईसाइयत की पॉपुलेशन अक्सरियत है, आबादी ज्यादा है। वहां भी मेरे ख्याल से एक ही सीट है जो एलडीएफ को मिला है, दूसरा किसी सीट सबके सब सीट जो है यूडीएफ को मिला है। और एक भी सीट में ये एनडीए का कोई भी फैक्शन, न बीजेपी न दूसरा उसका अलाइड फैक्शन का कोई कामयाब नहीं हुआ। इस तरह का पत्तनमथिट्टा भी तीसरा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ईसाइयत की पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां भी नहीं हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि जितना भी आप इस तरह का एजेंडा करते रहे 10 साल से, अंदरूनी या ओपन जो भी एजेंडा चलाया, सबके सब जो है अब नाकाम हुआ है और लोग इसको मतलब अपनाया नहीं है। तो बस एक बात मैं कह के मैं खत्म करता हूं कि केरला में, जैसे मैंने पहले शुरू में कह दिया, केरला में नफरत वाला जो एजेंडा है, जो फिरकत वाराना जो एजेंडा है, कम्युनलिज्म को जो एजेंडा है, उसको पॉलिटिकली कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं है। उसमें वी हैव टू प्राइज द केरला कम्युनिटी
and we have to congratulate them. Thank you. आपकी आवाज म्यूट है। आप मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लाइन ही पे रहे। हम एक सवाल और आखिर में करूंगा मैं। मुश्ताक साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसा यासिर साहब बता रहे हैं कि केरला की जो कम्युनिटी है, केरला की जो आवाम है, चूंकि एजुकेटेड पब्लिक है, पढ़े लिखे हैं और बाशऊर है, इसलिए उन्होंने बीजेपी की नस्ल की कोशिश को ठुकरा दिया। क्या तमिलनाडु में बीजेपी बिल्कुल जो AIMDP के जरिए आगे आना नहीं आ पाई, लेकिन क्या विजय के रास्ते से विजय का वही हाल होगा जो आम आदमी पार्टी का हुआ है? जी, अभी तक तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। विजय का जो बैकग्राउंड है, जो सपोर्टर्स से मिल रहे हैं और जो पार्टी लीडर्स यानी दूसरे पार्टी से उसके पास जमा हो रहे हैं, ये बेसिकली द्राविडियन जहनीत के लोग यानी द्राविडी पार्टियों के साथ ये पहले से मिलकर रह चुके हैं और फिर ये इसमें जो है ना अभी सफल हो रहे हैं। फिर बुनियादी तौर पर जो है विजय को उस तरफ लेके जाना शायद बहुत मेरे हिसाब से मुश्किल लगे, लेकिन अभी कुछ कहना खबर वक्त होगा। मुझे लगता है जैसा आम आदमी पार्टी का हासिल हुआ वैसा तो विजय का नहीं होगा। विजय की सियासत का रुख जो है अभी जो बता रहा है, वो जिस हिसाब से वो उठान लेके जा रहे हैं, तो लगता है ये बहुत लंबी रेस के इन पर जो है ना किया जा सकता है। और लोगों की तरफ इनका जो रुझान है, इनका खुद का ताल्लुक से ही है, तो फिर बीजेपी इनको किस हद तक कन्विंस कर पाया, उस पर कुछ यकीनी बात कहना मुश्किल है। जहाँ तक बीजेपी के खुद का सवाल है, तमिलनाडु के अंदर इसकी पोजीशन जो है पहले से कुछ ज्यादा मजबूत थी। अब इस बार के इलेक्शन में तो लगभग जो है ना वो आचार्य के करीब परसेंटेज पर आ गई। सिर्फ 2 जगह कुछ लीड बता रहे हैं उन लोगों का, और वो भी 200-300 वोट के लीड में ही चल रहे हैं। फिर अभी आखिर तक उनका क्या मतलब नतीजा निकलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ के अवाम की ज़हनियत में जो है वो, जैसा मैंने पहले कहा था कि हिंदी बेल्ट के लोगों की सियासत के साथ, खासकर हिंदी बेल्ट के लोगों के साथ नहीं, हिंदी बेल्ट की सियासत के साथ एक किस्म का दूरी है, पहले से रहा है। और वो दूरी जो है ना किसी ने आज तक पार्टी कोशिश नहीं की है, और न किसी ने इनको उस बेल्ट के साथ जोड़ने की कोई मजबूत रवैया दिखाया। तो ऐसे में अभी ये कहना कि बीजेपी यहाँ कुछ आगे चलकर विजय चलकर कुछ देश बना लेगी, ये मुश्किल है। ऐसा होता शायद नामुमकिन हो। अगर ऐसा हुआ तो ये विजय के लिए सियासी खुदकशी के हिसाब से होगा। अगर विजय ने कभी ऐसा कोई कदम उठा लिया जिससे लगे कि ये बीजेपी का बी टीम बन ही गया है, सभी बीजेपी को स्पॉन्सर कर रहा है तमिलनाडु में लाकर, तो वो उसकी सियासी खुदकशी होगी। जैसा ADMK का असर हो रहा है तो वैसा ही विजय का होगा। इम्तियाज साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आपसे मेरा सवाल है कि आखिर स्टालिन को देखिएगा, एंटी हिंदी था और क्या नाम है, साउथ इंडिया को बचाने वाली पॉलिटिक्स उन्होंने जबरदस्त तरीके से किया, पर्चा फाड़ दिया। आखिर ऐसा क्या होता कि स्टालिन को लोगों ने इतने बड़े पैमाने में रिजेक्ट कर दिया, जो चांसेस थे कि भाई वो 100, 130, 120 तक सीट ला पाएंगे, लेकिन उससे कहाँ चूक हो गई, कहाँ गलती हो गई उससे? देखिए आजकल नौजवान तबका चाहे वो स्टूडेंट्स हो या IT से जुड़े हुए अहबाब हो, और खासकर तालिमी तबका सब जो है सोशल मीडिया से जुड़े हुए और सब अच्छी तरह वाकिफ है कि जो है मरकजी हुकूमत क्या कर रही है और रियासत की हुकूमत क्या कर रही है, और हाँ कौन गलती कर रहा है और किस गलती को कैसे छुपाने की कोशिश की जा रही है, सब वाकिफ है। और वो जमाना और था जो है
इलेक्शन के वक्त में आए और अपनी भाषण दिए और जो है आवाम का दिल जीत लिया और सत्ता पर बैठ गए। ऐसा आजकल नहीं है और आवाम जो है जाग चुकी है हर एतबार से वो चाहती है कि जो है जो भी हुकूमत करना चाहे वो जो है कुछ मंसूबे पैदा करे, स्कीम्स लाए। स्टालिन साहब ने भी जो है कई स्कीम्स लाए थे और कई स्कीम्स की जो है उन्होंने अमली जामा में पहनाया था, मगर उसके बावजूद वो गलती तो हुई है। वरना जो है आवाम इतनी तब्दीली लाना मामूली बात नहीं है, क्योंकि जो है जब इलेक्शन के वक्त में उन्होंने फाड़ा था तो वो कोई मामूली बात नहीं थी। उसे जो है हर घर के ऊपर जो है उन्होंने अपने कैडर्स को बताया था कि काला झंडा लगाओ और काला झंडा लेकर जो है जो भी कैंपेनिंग के लिए गए थे वहां पर जो है एहतजाज किया गया। कई जगहों पर एहतजाज हुए थे, मगर उसके बावजूद आवाम पहले से फैसला कर चुकी है। ऐसा लगता है कि जो है एक नए देश को लेकर आना है। और जहां तक मेरा ख्याल है अक्सर जो है फिल्मों में देखा गया है जो है एक नए सीएम को लाना है, नई पार्टी को लाना है, नए उसमें मिनिस्टर्स होना है। ऐसे सब अक्सर फिल्मों में होता था। जो फिल्म 3-4 सालों में दिखाया गया उसे वाकई आवामी जामा पहनाने का मौका जेल को दिया है, ऐसा समझता हूँ। यासिर साहब, मेरा आखिरी सवाल है कि क्या अब जो सीपीएम 50 साल में ये पहला मौका है जो जब पूरे भारत में कहीं पर भी सीपीएम की हुकूमत नहीं है? केरला आखिरी उनका गढ़ था लेकिन वो बिल्कुल रेत की दीवार बन गई है। क्या 5 ईयर बाद सीपीएम की वापसी हो सकती है या वेनरई के साथ सीपीएम वहां की सियासत से लौट जाएगी? एक सवाल है इसलिए कि केरला का जो रिवाज रहा है आपको अगर उसको मतलब देखा जाए तो मालूम ही हो जाएगा कि केरला में कभी भी अभी जो लास्ट सेकंड टर्म पिनराई विजयन का जो एलडीएफ का जो गवर्नमेंट का अलावा एक्सेप्शन हमेशा कभी भी केरला में कोई भी गठबंधन लगातार शासन में नहीं रहा। एक तो एक बात तो अभी सवाल ये उठता है कि पिनराई विजयन को लास्ट टाइम में हुकूमत का कंटिन्यूएशन कैसे मिला? वो कोविड की वजह से मिला। कोविड में जो उनका अपना खिदमत थी, जो अंजाम उन्होंने दिया है उसका असर बहुत ज्यादा पड़ा। कोविड का टाइम 2021 सब लोग जानते हैं। उस वजह से सीपीएम को दूसरा मौका और एलडीएफ को केरला के लोग नहीं दिया। अब जो है हुआ क्या है पिछले 5 साल में हुकूमत तो चलाया पिनराई विजयन ने, लेकिन पार्टी और एलडीएफ गठबंधन में जो भी अलायंस पार्टी खास तौर से सीपीएम का जो अंदरूनी जो स्ट्रेंथ है बहुत वीकन हो गया, क्योंकि लोग सुस्त हो गए और पार्टी जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल सो गया और पूरा का पूरा जो कंट्रोल है पिनराई विजयन एक ही आदमी का वन शो में आ गया। तो मैं इस बात को इतना कहना चाहता हूँ कि आने वाले 5 साल जो है सीपीएम के लिए खास तौर से और पूरा एलडीएफ के जितने भी अलाइड पार्टीज से उन लोगों के लिए नजरसानी का मौका है, पार्टीज को स्ट्रेंथन करने का मौका है और वो स्ट्रीट में रहेंगे और वो पार्टी को स्ट्रेंथन करने का एजेंडा में रहेंगे
अगर ये काम होगा तो 5 साल के बाद रिकवर और शासन में वापस आने का चांसेस है जहां तक पेरला का रिवाज है। अगर दूसरा पहलू क्या है, अगर अभी सीपीएम और अलाइड पार्टीज जो है अपना पार्टीज को स्ट्रेंथन करने में कोशिश नहीं किया, इसका फायदा उठाने वाला सिर्फ और डायरेक्टली एनडीए होगा, आरएसएस होगा, बीजेपी होगा। 2031 में जो इलेक्शन होगा उसमें बीजेपी का जैसा अभी उधर आ गया, मतलब वेस्ट बंगाल में आ गया। बीजेपी के बगैर कोई भी गठबंधन हो सकता है हुकूमत बनाना मुश्किल है। आप बहुत बड़ी काफी लोग मतलब पसंद करता है कि पार्टी के अंदर भी पसंद किया है पार्टी बाहर हो जाए शासन ताकि हुकूमत से पार्टी में फोकस करें। तो ये अपॉर्चुनिटी है उनका। मैंने भी जो अभी मैं लिखा हूँ आर्टिकल, जो दावत के लिए लिख रहा आर्टिकल, उसमें मैंने ये बात लिखा भी है कि कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज ये है कि सिर्फ हुकूमत नहीं करना है बल्कि आरएसएस को रोकना है। आरएसएस का जो पॉलिटिक्स है, आरएसएस की जो उसका काउंटर करना है। क्या कांग्रेस काउंटर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? सीपीएम जहां अपने स्टैंड को बढ़ाए वहां कांग्रेस के लिए भी चैलेंज है। और ये मेरे ख्याल से मुश्ताक साहब भी और इम्तियाज साहब भी इस बात को मेरे दो लाइन में जवाब दें। क्या आरएसएस जो है तमिलनाडु में एक बड़ा चैलेंज बना है कि नहीं इन फ्यूचर? ये ऑनलाइन खोल दीजिए। जी, यहाँ पर आरएसएस का थोड़ा बहुत ऐसा पहले मौजूद है तमिलनाडु में, खासकर उन पार्टीज में जहाँ पर हम लोगों की आबादी है, खासकर संख्या मुसलमानों की आबादी है, वहाँ पर जो है उनके पैर थोड़े दराज होते जा रहे हैं। पहले से आज की तारीख में अगर देखें तो वो पहले से काफी मजबूत हो गए और आगे चलकर जैसा अब हुकूमत में आ रही है इसकी वजह से वो और कितना आगे बढ़ सकते हैं इस पर अभी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी जो है वो पूरी तरह द्रविडियन आइडियोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है। तो खासकर तमिलनाडु के लिए एक मजबूत पॉजिटिव पॉइंट है। इसकी वजह से जो है ना आरएसएस इतना यहाँ पर अपनी पैर जमा नहीं पा रही है और शायद आगे भी इसी हिसाब से उसने शुमाली हिंदुस्तान को अपनी पकड़ में लिया है। यहाँ पर तमिलनाडु में उसी हिसाब से फैलना जरा मुश्किल है। टाइम ज्यादा हो गया है, एक मिनट जवाब दीजिए कि तमिलनाडु में मुस्लिम पॉलिटिक्स कहाँ खड़ी है? मुस्लिम पॉलिटिक्स, मुस्लिम मुसलमानों की सियासत जो है अब क्या कहाँ जाएगी? देखिए तमिलनाडु में अक्सर जो है जो सियासी पार्टियां हैं मुस्लिम सियासी पार्टियां हैं वो जो है डीएमके के साथ जुड़ी हुई है और जो नाम निहाद पार्टियों का बात कर रहा हूँ मैं, वो जो है डीएमके के साथ जुड़ी हुई थी और आगे भी जुड़ी थी और आगे भी डीएमके के साथ जुड़ी हुई है और उम्मीद है कि आगे भी डीएमके के साथ जुड़ी रहेगी। मगर जो है कई पार्टियां ऐसी भी हैं जो इलेक्शन के वक्त में आते हैं और चले जाते हैं। ऐसी पार्टियां ये डीएमके के साथ जुड़ी हैं, जो है बीजेपी के साथ इतिहाद रखी हुई है। मगर मुस्लिम पार्टियों को एक साथ होकर खुद मुसलमानों के लिए जो है अलग से बना करके है उन लोगों को जो है इलेक्शन में अलग से खड़ना चाहिए। मगर जितने भी सियासी पार्टी है वो सब जुड़ने के लिए तैयार खासकर तमिलनाडु में अगर आप गिनेंगे तो तकरीबन 10 पार्टियां हैं मुसलमानों के और सबसे बड़ी पार्टी जो है मुस्लिम लीग है, उसके बाद तामुका है और मदीना मक्कल है। ये सब होने के बावजूद जुड़कर अलग से जो है इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं। इलेक्शन के वक्त में जो है डीएमके के साथ जो है इतिहाद करके ही जो है अब तक इलेक्शन लड़े हैं वो लोग।
मगर खासकर मुसलमानों की ख्वाहिश है कि जो है मुस्लिम पार्टियां एक होकर अलग से जो है इलेक्शन होना चाहिए। अगर तमिलनाडु में ये नामुमकिन नजर आता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का कि आपने वक्त दिया। और ये कहा जा सकता है कि जो आज जो तमिलनाडु और केरला का जो रिजल्ट आया है उसका एक अगर कोई बड़ा थंबनेल बन सकता है वो यही बन सकता है कि साउथ इंडिया रिजेक्टेड बीजेपी। और हमारे जो मेहमान उन्होंने इत्तेफाक किया है कि अभी भी चाहे केरला हो चाहे वो तमिलनाडु हो 5 साल बाद क्या होगा देखा जाए। लेकिन इस वक्त हकीकत ये है कि अगरचे बंगाल ने कबूल कर लिया है और उसकी अलग अपनी वजूहात हैं, हम शायद अगली वीडियो में अपने नाज़रीन को बतलाएंगे इसके बंगाल में क्या हुआ। लेकिन साउथ इंडिया ने एक बार फिर रिजेक्ट कर दिया है और ये बता दिया कि पढ़ी लिख के बाशऊर जो कम्युनिटी है वो बीजेपी की सियासत को पसंद नहीं करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात का कि आपने हमें टाइम दिया। हम दरख्वास्त करते हैं अपने नाज़रीन से कि हमें अगर आपको मेरा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें शेयर करके और सब्सक्राइब करके जरूर बतलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।